अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूँ फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसको आसान कर दे। तो हमेशा याद रखें काइंडनेस के साथ पेश आएँ। तो जी बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का जल्दी से आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम के सूरत हाल क्या रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 32 डिग्रीज़ रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 25 डिग्रीज़ रहेगा। बारिश के इम्कानात 30% हैं, लेकिन आई थिंक सबको ही पता है फैसलाबाद के शहरियों को कि कल से बारिश जो है ऑन एंड ऑफ डिफरेंट इलाकों के अंदर होती हुई नज़र आ रही है, कम और कभी ज़्यादा। और बारिश का तो मतलब है ही ऐसी चीज़ कि आपका मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है बारिश को देख के, लेकिन उम्मीद करेंगे कि फैसलाबादियों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और लाहौर में तो ख़ास तौर पे बारिश हो भी रही है, वहाँ का मौसम बड़ा खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं फैसलाबाद के अंदर भी बारिश होगी, क्योंकि काली घटाओं ने अपनी आगोश में तो ले रखा है इस शहर को, लेकिन अब देखना ये है कि वो बरसती भी हैं या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत करें, बल्कि उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर एक्टिंग, सिंगिंग, स्केचिंग या इसके साथ साथ कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट की वीडियो बना के हमें भेज दें। हम आपका टैलेंट अपने मॉर्निंग शो के सेट से ऑन स्क्रीन लोगों के सामने रखेंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस यानी आपकी खुशियों के अंदर भी जनाब शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक 30 सेकंड की वीडियो अपनी केक कटिंग सेरेमनी की बना के हमें व्हाट्सएप करना होगी उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। हम आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस अपने सिटी एट 10 के मॉर्निंग शो के सेट से दिखाएंगे और आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमने कोई ना कोई ऐसा गेस्ट बुलाना होता है जो कि हॉट टॉपिक पे डिस्कस करे। और आजकल ताजरों के हवाले से जो है वो काफ़ी बहस सोशल मीडिया पे भी दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ मार्केट्स के अंदर भी दिखाई दे रही है। यान शॉर्टेज जो है ये लफ्ज़ काफ़ी डोमिनेंट हो गया है इन दिनों के अंदर। जैसे ही कोविड आया, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने के साथ ही इनसाइड कंट्री तो जितनी भी यान थी वो तो यूटिलाइज हो ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि बड़े ऑर्डर्स जो हैं उन्होंने पकड़े हुए थे, उनको यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इंपोर्ट भी करवाई गई। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर एशिया की सबसे बड़ी यान मार्केट है और कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ ताजरों की मोनोपोली की वजह से इसके रेट्स बहुत अप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपका महंगा बिकेगा यान की वजह से तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ करने के लिए बायर्स जो हैं वो कम पड़ जाएंगे और दूसरे मुल्कों का रुख करना शुरू कर देंगे। तो इस मौजू पे आज ख़ास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, कारोबारी बिजनेसमैन हैं और हम उनका तारुफ आपके साथ करवाएँ। शेख कैसर गुच्छा, शम्स गुच्छा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ बिलाल डोगर हमारे एंकर पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। गुज साहब, क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि चंद एक लोगों की मोनोपोली की वजह से रेट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। दूसरी जानब ये भी कहा जाता है कि इस दफ़ा शुगर केन यानी गन्ने की पैदावार को बढ़ाया गया था, ज़्यादा ज़मीन पे कल्टीवेशन उनकी की गई, कॉटन ज़रा कम लगाई गई, इस वजह से शॉर्टेज प्रोड्यूस हो रही है। असल वजह क्या है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले जो हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट की और लोकल मार्केट जो सूरत हाल थी वो बहुत ही मखदूश हालत थी। हमारी एक्सपोर्ट कोई नहीं थी, हमारा कारोबार इतना नहीं चल रहा था। तो जब से ये 2 साल पहले कोरोना आया, एकदम फिर मार्केट हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, मार्केट में डिमांड निकली है। उस वजह से एकदम धागे की डिमांड निकली है, कपड़े की डिमांड निकली है एक्सपोर्ट में और लोकल मार्केट में। उसके साथ साथ आपको पता होगा हमारे फैसलाबाद में कोई 2-2.5 लाख पावर लूम जो है वो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले वो लोहे के भाव बिकी। लेकिन उसके बाद जब ये हमारी बाहर से डिमांड निकली है एक्सपोर्ट की और माशाल्लाह इस तरह हमारी सारी लूम चली है, उन्होंने धागा मांगा। मसला ये है कि हमारे पास आज से 2 साल पहले काफ़ी सारी स्पिनिंग मिलें बंद हो चुकी थी, जहाँ से हमें मिसाल आज से 5 साल पहले हमारे पास पाकिस्तान में अगर 450 स्पिनिंग मिल चल रही थी, तो जब बहरान पीछे आया ये सारा इंडस्ट्री का, तो आज से 2 साल पहले हमारे पास सिर्फ 150 या 200 स्पिनिंग मिल थी हमारे पास, जो धागा हमें प्रोड्यूस कर रही थी।
तो इंटरनेशनल मार्केट में एकदम जो डिमांड निकली एक्सपोर्ट की, तो उसकी वजह से लोगों ने, ज़ाहिर है एक्सपोर्टर को अच्छा ऑर्डर मिला है, लोकल मार्केट भी बेहतर हुई है। तो उन्होंने जब धागा उन्होंने जो यार मार्केट से या मिलों से धागा उन्होंने मांगा है, तो उस कैपेसिटी से उतनी प्रोडक्शन हमारे धागे की हमारे पास नहीं थी, जिसकी वजह से यार की शार्टेज हुई। और जिसकी वजह से, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास रुई की शार्टेज पहले से चल रही थी काफ़ी देर से। देखें इस वक्त हमारे पास मौजूदा जो सूरत हाल है, इस वक्त एक बहुत बड़ा एरिया है जो जहाँ पे रुई क्रॉप जो है वो काश्त नहीं हो रही। हालांकि ये गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगले साल हम अपनी रुई की पैदावार बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरिया कल्टीवेशन करेंगे, लेकिन वो बदकिस्मती से वो सिर्फ बातें रही हैं, वो भी 17% जो है वो भी कम कल्टीवेशन हुई है। अभी मैं कल ये टीवी पे सुन रहा था कि बता रहे थे हमारी क्रॉप पहले से ज़्यादा हुई है, लेकिन उस लिहाज से नहीं हुई जिस लिहाज से हमने काश्त नहीं की। और दूसरी बात यह है कि बाकी आने वाले दिनों में जो ये अभी आपने बात की है कि यार्न की जो शार्टेज है, अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट की हमारी डिक्लाइन जा रही है। जो हमारा पहले बूम था ये बहुत जनाब हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो गई है। हमारी पावर लूम जो 2.5 लाख पावर लूम, यकीन करें फैसलाबाद की जो मशीनें बंद पड़ी थी वो सारी चल पड़ी। और ये जब कोविड आया उसके बाद ये सारे जो हालात बने, अब सूरत हाल ये है। उसके बाद ये हुआ कि हमारे जितने भी मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी फैसलाबाद आए हैं, उन्होंने आके अप्रिशिएट किया कि क्या बात है जनाब, कमाल कर दिया आपने, आपकी पावर लूम चल पड़ी है, एक्सपोर्ट बेहतर हो गई है, हर चीज़ बेहतर हो गई। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन 2 सालों में हमारी एक्सपोर्ट लोकल मार्केट बहुत बेहतर तरीके से चली। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारी हर चीज़ कॉस्ट बढ़ गई है। हमारी गैस, बिजली, तेल, हमारा डॉलर, और सबसे बढ़कर जो हमारी रुई है, हमारे पाकिस्तान में जो फ़ाइन क्वालिटी की रुई है वो पाकिस्तान में नहीं बनती, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट से हमने अपील की थी कि आप हमें 5% जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर दें। इन्होंने पहले ड्यूटी कम की है, बाद में दोबारा फिर उन्होंने बढ़ा दी। एक तो ये फैक्टर बढ़ा कि बाहर से यार जो है वो सस्ता नहीं मिल रहा था। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो हालात जो जा रहे हैं, डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है। लोकल मार्केट इस वक्त हमारे फैसलाबाद की जो लोकल मार्केट में बात अभी आपसे करूँगा, उसमें मसला ये है कि हमारी मार्केटों में डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप जिधर कपड़ा मार्केट चले जाएँ, यार मार्केट में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, सब दुकानों पे कपड़ा फैब्रिक इतना पड़ा हुआ है, लेकिन गाहक कोई नहीं है। खाने से लेकर घर बनाने तक हर चीज़ में महंगाई है। मुझे बताएं, एक गरीब आदमी वो अपने 2 वक्त की रोटी खाएगा या वो कपड़े या ये कपड़ा जो फैब्रिक है ये हमारी एक एसेसरी है, वो इसका जो है बाद में आता है। पहले लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं, वो हमसे पूरी नहीं हो रही तो फिर ये कपड़ा शपड़ा कहाँ से वो लेंगे। मेन वजह है इस वक्त जो डिक्लाइन जो है अभी शुरू हो गया है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद डिक्लाइन होगा। और ऑफ कोर्स क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ तो बनाई जा रही हैं डिफरेंट तरह की, लेकिन क्या कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है जहाँ पे प्राइस कंट्रोल की जाए, या फिर ऑफ कोर्स ये जो एक किल्लत क्रिएट हो जाती है, चाहे वो माफियाज़ की वजह से होती है चाहे और कोई वजह है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जा रहा है? जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो इन्होंने आज से 2 साल पहले जब ये हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, वो अल्लाह की तरफ से वो कोविड पूरी दुनिया में आया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बाइस रहमत बन गया, तो हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल से तो उन्होंने इस तरह की कोशिश नहीं की। जैसे हम कहते हैं जी हमारे पास हमारा जो पाकिस्तान का जो सीड है वो इतना अच्छा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में 117 अदारे हैं जो ये सीड को रिसर्च करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है वो अयूब रिसर्च फैसलाबाद में है, उसके बाद मुल्तान में है। लेकिन अगर आज उनको अगर सबको आप देखें तो सिर्फ 2 अदारे बेहतर चल रहे हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान के अदारे गैर फाल हैं। वहाँ पे बंदे आते हैं नहीं आते, वो सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम अभी तक गवर्नमेंट ने कोई हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी जो है अभी जो ऐलान की थी उस पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे इधर जो हमारे चैम्बर के हमारे जफ़र साहब थे, जफ़र सरवर साहब, उन्होंने, और हमारे दूसरे साहब थे, उन्होंने जो वो पॉलिसी, रिजवान अशरफ साहब, इन्होंने, एहतशाम साहब, इन्होंने पूरा सारों ने वो एक टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई है। लेकिन आगे उसकी जो इम्प्लीमेंट जिन लोगों ने करनी है अब तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो मामला ठीक होगा, अदरवाइज तो ये नहीं ठीक लग रहा मुझे। बिल्कुल। बिलाल, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो करंट सिचुएशन स्पेशली शॉर्टेज के हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है और इंडस्ट्री क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैं कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया, रज़ाक दाऊद साहब मशीर कौम सल्लल्लाहु अलैहि सेहत तंदुरुस्ती से कोरोना पॉजिटिव है इस वक्त, वो क्वारंटाइन में, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया कि आई अर्ज एक्सपोर्टर्स टू इन्हांस देयर एक्सपोर्ट्स, एक लफ्ज़ यूज़ किया
वेरी सॉरी मैं तो करूँगा इस पे, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्टर्स को अर्ज कर रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट की संजीदगी देखें कि गवर्नमेंट अपने बजट 2021-22 के अंदर अपना तयन दे रही है कि हमारी बेल्स 10.5 मिलियन बेल्स तक हम चले जाएंगे, और यानी कि कम व बेश 1 करोड़ को टच करते 1 करोड़ से ऊपर हम जाएंगे। और जब अब गवर्नमेंट खुद अपना रिवाइज करके 8.5 पे चले गए, अब गवर्नमेंट अपने टारगेट रिवाइज कर रही है और उनको पीछे बैकअप कर रही है, तो एक्सपोर्टर क्या कर लेगा। और यौन गुच्छा साहब बेहतर जानते हैं, यौन 95 सेंट से ऊपर इंटरनेशनल अमेरिकन कॉटन फिर रही है। और अगर आप पाकिस्तानी कॉटन की बात करें, पाकिस्तान की तारीख में आज तक 14,000 से गांठ ऊपर नहीं गई, 14,500 पे गांठ का रेट फिर रहा है। आपकी तमाम क्वालिटीज़ महंगी हो चुकी हैं, ग्रे क्लॉथ से इस वक्त तमाम गोदाम भरे हुए हैं लोग खरीदने। आपकी फैसलाबाद की मैक्सिमम डाइंग्स बंद पड़ी हैं, जो जिसके अंदर आप बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब टप्पा से आप अगर रब्ता करेंगे, जिसमें हाफिज शाम जुवेद हैं, शेख शाहिद हैं, ये बड़े डाइंग वाले लोग थे, इनकी डाइंग्स तक बहुत उस कैपेसिटी पे जा चुकी हैं कि बंद ही हैं तकरीबन। अब लोग कह रहे हैं कि हम क्या छापें क्या दें, क्योंकि आगे पता नहीं चला, मौसम चेंज होता है, मौसम के लिए कपड़ा बनाया लेकिन आगे बिका नहीं। जब नहीं बिका तो डेफिनेटली उसकी अब तमाम इनकम जो है वो तो वहाँ लग चुकी है। अब वो वहाँ से अच्छा, फिर अब आप बार बार कह रहे हैं फ्रेट रेट हाई हो गए हैं, बट ये इंटरनेशनल मार्केट पे नहीं, ये लोकल मार्केट पे भी असरअंदाज है। देखिए, जिसने लूम के ऊपर कपड़ा यूज़ करना है, कॉटन तो फिर बाहर से आनी है ना। जो लोकल है डाइंग के लिए केमिकल्स तो बाहर से आने हैं। जब आप उनको इंपोर्ट करते हैं, एक कंटेनर आ रहा था मैक्सिमम $1,500 के अंदर, वो चले गया $9,000 के अंदर। 1.5-2 लाख वाला कंटेनर 12-13 लाख में आएगा, तो वो किस पे डालना है? इंपोर्टर ने अपनी जेब पे तो डालना नहीं, उसने वो सारा ऊपर डाल देना है। अब वो देखें, एक मीटर कपड़े का रेट कमो बेश 15-20 रुपए मीटर ऊपर गया है। और तमाम मेरे साथ कोई क्वालिटी इस वक्त ग्रे क्लॉथ की ऐसी नहीं होगी जो 100 से कम होगी। तो 100 से कम जब क्वालिटी नहीं होनी तो लूम वाला बनाता नहीं है। आपकी पावर लूम ऑलरेडी 2 दिन शटडाउन पे जा चुकी हैं, वो करें हमारे पास कैपेसिटी नहीं है चलाने की। इमरान खान साहब को दिखाने की ज़रूरत अब ये है कि जब यहाँ फैसलाबाद से लोग ट्वीट कर रहे थे या ये कह रहे थे कि फैसलाबाद में मजदूर नहीं है, फुल कैपेसिटी चल रही है, तो आप यहाँ आके मुबारकबाद लेने आए। वाई नॉट अब आप आएँ और आगे देखें कि वो मजदूर कह रहे हैं मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे रोज़गार दें। आप स्किल्ड लेबर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर आपका 90% बंद हो गया और वो टोटल स्किल्ड लेबर है। वो स्किल्ड लेबर कह रही है हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। मैं अभी गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम किया है, एक कारखाने के अंदर 52 एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगी थी, उनमें से 9 बाकी रह गई हैं, बाकी सेल आउट हो गई हैं और 9 में से 4 चल रही हैं। बाकी भी जो बाकी बची हैं वो बराए लोहे के भाव बेचने के लिए लगा दी गई है। 50 से 60 लाख की मशीन सिर्फ 2.5-3 लाख में बिक रही है। क्या ये अब नज़र नहीं आ रहा जो आप नून लीग को कहते थे? देखें, आपके दौर में कोड़ियों पे लूम बिकी, और यहाँ मैं बहुत क्लियर कर दूँ, जो लोग कह रहे हैं ये 2.5-3 लाख की बिक रही है, जो लूम होती है, गुच्छा साहब इसे इंडोर्स करेंगे, जो लूम होती है वो अगर शटरलेस भी हो जाए ना तो 1-1.5 लाख को पहुंचती है। जो ये एम्ब्रॉयडरी की मशीन है 50 लाख से ऊपर है, ये लोहे के भाव भी तकरीबन 2.5-3 में बिकेगी, वो फिर 400 किलो बिकेगी, 40 रुपए किलो बिकेगी, क्योंकि कीमतें भी देखें। अब इसका सारा सेक्टर क्या है? हमने कल एक बड़ी खूबसूरत बात, गुच्छा साहब भी चैम्बर में मौजूद थे जब ये बात हो रही थी, एक दोस्त आए थे वहाँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा हमने जहाँ जहाँ कपास की पैदावार थी वहाँ गन्ना लगा लिया, ना चीनी लाभ दी ना रुई लाभ दी। देखिए, मतलब हम किस हद तक हमने अपने साथ जुल्म किया है कि जो हमारी ग्रोइंग थी, कपास थी, दुनिया के 4th बड़े एक्सपोर्टर थे, ग्रोअर थे रुई के हम, जिन्होंने 15 लाख बेल से ऊपर 1 करोड़ 50 लाख बेल से जायद का टारगेट हमने अचीव किया हुआ है। हम 4थे बड़े ग्रोअर थे पूरी दुनिया के। आज मैं आपको इंपोर्ट्स की रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद ज़रूर दूंगा कि पाकिस्तान इंपोर्टर बन गया है, रुई इंपोर्ट कर रहा है। हम बेसिकली इस वक्त जहाँ खड़े हैं ना, जो गवर्नमेंट कह रही है हम एक्सपोर्ट्स बड़ी अच्छी करें, आप करें एक्सपोर्ट। आपने देखा है फिगर्स में 2 माह में, जुलाई और अगस्त में, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मंथ के अंदर 11 अरब की इंपोर्ट कर ली है और एक्सपोर्ट 4 अरब की है। और सिर्फ अगस्त के महीने में हमने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट मारा है, 4 अरब की ट्रेड डेफिसिट। एक्सपोर्ट कर रहे हैं 4 अरब और इंपोर्ट कर रहे हैं 7 अरब, 4 करोड़ का डेफिसिट मार रहे हैं इस मुल्क को। तो आप कैसे तरक्की करेगा ये मुल्क? आप फिर एक वो रह जाएगी जैसे बांग्लादेश है, ले जाएं बनाई जाएं बेची जाएं, ले जाएं बनाई जाएं बेची जाएं, फिर आप मुस्तहकम नहीं हो सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा बिलाल, आपने मेंशन किया कि अगर आप बाहर से कंटेनर मंगवाते हैं तो अब $9,000 का हो गया, इसके पीछे क्या वजह है? ये इतना ह्यूज डिफरेंस किस तरह से आ गया? इस वक्त मैंने इस पे कल खबर दी है, 24 लाख कंटेनर्स पोर्ट्स पे मौजूद हैं वेसल्स के इंतज़ार के अंदर,
क्योंकि कोरोना के बाद एकदम से जब खुला सब कुछ तो अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़, क्योंकि आपकी तमाम एयरलाइंस उतनी कैपेसिटी पे नहीं चल रही, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 30% अभी भी आपकी एयरलाइन वर्किंग में। अब जो एयर से जाने वाली एक्सपोर्ट्स थी ना, वो भी सी पे आ गई हैं। पोर्ट पे एकदम से वजन बढ़ा, जब पोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ा तो रेट्स ऊपर चढ़े। जब रेट चढ़े, अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो एक्सपोर्टर्स है वो जानते हैं, चाइना से एक वेसल आ रहा है, चाइना से कंटेनर दे रहा है $15,000, हम दे रहे हैं $9,000, किसका कंटेनर उठाएगा? चाइना से उठा लाएगा। वेसल खाली नहीं होता, जब वो पाकिस्तान पहुंचता है तो वेसल के ऊपर कंटेनर रखने की जगह नहीं होती, अगर जगह है तो रख लेते हैं, नहीं तो वो ड्रॉप कर। इवन के यहाँ फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स हैं जिनका डेढ़ माह से माल पड़ा हुआ है कंटेनर के अंदर, वहाँ वेसल के ऊपर जगह तो नहीं फिलहाल चाइना से कंपेयर करना पाकिस्तान को तो अनफेयर नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली ऑफ कोर्स दोनों मुल्कों में बहुत फ़र्क है और शायद पाकिस्तान उस तरह से, बट डेफिनेटली आई थिंक इंशाल्लाह हमारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ बेहतरी की तरफ ही जाएगा, लेकिन डिस्कशन हमेशा जारी रहना चाहिए। और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शेख कैसर शमस गुच्छा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू दोबारा से स्टार्ट करते हैं। गुच्छा साहब, क्या कहेंगे आप, याटन जो यान है इसकी शॉर्टेज तो है, लेकिन शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसे मैं मोनोपोली की बात कर रहा था ब्रेक से पहले, चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि इसे स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके फिर अपनी मनचाही कीमत जो है वो बना के मार्केट के अंदर निकाल देते हैं। नो डाउट इससे एक्सपोर्टर्स को या दीगर जो परचेज़ करते हैं उनको तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग जो कि कीमतों को सेट कर रहे होते हैं, उन्होंने जो अपना प्रॉफिट मार्जिन एक स्पेसिफिक रखा होता है उससे ऊपर नीचे नहीं आ रहे होते। ऊपर ही जाते हैं, नीचे तो नहीं आते, क्योंकि कीमत ही उन्होंने सेट करनी है, नुकसान में तो बेचेंगे नहीं वो। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ बुखारी साहब, इसमें सूरत ये है कि इस वक्त हमारी जो यार मार्केट है वो उसका डिपेंड ज़्यादा लोकल मार्केट पे है। हमारा जो लोकल बायर है पावर लूम का, वो ज़्यादा अपना यार जो है वो यार मार्केट से परचेज़ करता है। हमारा जो एक्सपोर्टर है वो तकरीबन 70% जो है वो डायरेक्ट स्पिनिंग मिल से माल ले रहा है, इसलिए एक्सपोर्टर हमसे ज़्यादा मुतासर नहीं हो रहा है या हमको ऐसा कोई यहाँ वहाँ पे जो है वो माल स्टॉक नहीं कर रहे, वहाँ पे सट्टेबाजी नहीं हो रही, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारी यार्ड मार्केट में अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सालों से हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, बड़ा इसमें चेक एंड बैलेंस है कि लोग जो है, बल्कि अगर आप ये कहते हैं, मैं ये कहूँगा कि टोटली जो माल है वो ज़्यादा स्पिनिंग मिलों वाले वो जो स्टॉक करते हैं। एक वक्त था कि स्पिनिंग मिलों के पास पैसे नहीं होते थे पेमेंट रुई खरीदने के लिए, माशाल्लाह अब वो अब इतने स्टैंड हो गए हैं, अब उन्होंने इतना जो प्रॉफिट उन्होंने गेन कर लिया है, अब तो स्टॉक वो करते हैं। वो हज़ारों बोरा उन्होंने जो बैग है वो उन्होंने अपने गोदामों में उन्होंने स्टॉक किया, अपनी मर्ज़ी से माल सेल करते हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो उनसे पूछते हैं रेट क्या है, वो ये कहते हैं यार ये रेट है, हम कमीशन लेते हैं, माल आगे सेल कर देते हैं। हमारी मार्केट में जो इस वक्त ज़्यादा जो माल बिक रहा है वो लोकल मार्केट में बिक रहा है, और लोकल मार्केट की जो सूरत है वो पता है आपको कि इस वक्त लूम बंद हो रही है, जैसा अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि हफ्ते में 2 दिन जो है वो छुट्टी हमारी हो रही है पावर लूम में। तो बाकी जो हमारी कपड़ा मार्केटें हैं वो सारी आपको पता है, वो भी हज़ारों लाखों मीटर कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ, माल बिक नहीं रहा, मार्केट में सेल ही नहीं है। लोकल बायर गया कहाँ, क्यों नहीं परचेजिंग हो रही मार्केट? मैंने आपको पहले बताया था कि लोकल मार्केट में एक तो हमारा अफ़गानिस्तान बंद है, जब से वहाँ पे ये जंग शुरू हुई है, तो उससे पहले हमारा उधर काफ़ी सारा माल जा रहा था अफ़गानिस्तान में। तो अभी बता रहे थे जी 13 तारीख को पाक अफ़गान बॉर्डर खुलेगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला पता चलेगा क्या सूरत बनती है। बाकी आप लोकल मार्केट में जो बात कर रहे हैं कि माल क्यों नहीं बिक रहा है, क्या मसला है, वो देखें, मैंने पहले आपसे कहा है कि खाने से लेकर घर बनाने तक हर चीज़ में महंगाई है। आप दूध ले लें, घी ले लें, कोई चीज़ ले लें, हर चीज़ महंगी है, और डॉलर 170 को टच कर रहा है, तो हर चीज़ महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगी है, तेल महंगा है। बताएं कौन एक गरीब आदमी है जिसकी 25,000 उसकी सैलरी है, आप मुझे उसका जो है महीने का उसका मुझे सारा उसका बना के दिखाएं, वो कैसे अपना वो पूरा कर रहा होगा। तो इसलिए ये मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो फैब्रिक है, हमारा कपड़ा है, ये एक एसेसरी में आता है। लोग पहले अपनी जो है वो खाने पीने की चीज़ें, घर की जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो पहले वो पूरी करता है, उसके बाद जो है वो फैब्रिक तरफ आते हैं, इसलिए मार्केट में गाग नहीं है। महंगाई के हवाले से बात करें, स्पेशली एंड प्रोडक्ट जो क्रिएट होता है, जो भी कपड़ा बनता है, जो सेल के लिए रखा जाता है,
उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें भी ऐड हो जाती होंगी, जिस तरह से वो कॉज अगर आप कोई किसी भी तरह का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, या लेबर कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो रही है। अब गवर्नमेंट पेट्रोल प्राइसेस या फिर गैस की प्राइसेस जो इंटरनेशनली सेट की जा रही हैं, उस पर तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। उसके अलावा कौन सी कॉस्ट है जो कि ऐड हो जाती है, यार्न की हो रही है ऑफ कोर्स अगर वो बढ़ी हुई कीमतों पे सेल किया जा रहा है, उसके अलावा और कौन सी कॉस्ट है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी। इसके बारे में मैं आपसे ये कहूँगा, लोकल मार्केट में हमारी सबसे, आपको पहले बताया, गैस है। इस वक्त डॉक्टर साहब को पता है कि हमारी कितनी डाइंग प्रिंटिंग मिलें इस वक्त बंद हो रही हैं। गैस की जो है वो प्रॉब्लम है, बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो डाइंग में जो इसमें प्रिंटिंग में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, उसमें मसला ये है कि हमारे लोकल मार्केट में गाहक ही नहीं है, तो इस वजह से हमारी जो मिलें चले हैं वो टेक्सटाइल मिलें भी बंद हो रही हैं, डाइंग प्रिंटिंग मिलें बंद हो रही हैं। तो इस तरह की सारी महंगाई जो इससे डेवलप हो रही है हमारी। जहाँ पे एक तरफ ऑफ कोर्स महंगाई की वजह से बिलाल, मैं चाहूँगी अगर आप इस हवाले से बताएं, बहुत सारे ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बाइंग पावर के हवाले से अगर बात करें तो क्या वो बेहतर हो रही है या वो वर्स की तरफ जा रही है? और अगर हम किसी भी तरह की परसेंटेज के हवाले से बात करें ऑफ द पॉपुलेशन। गवर्नमेंट के अपने फिगर्स है, आपके सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सा है। 8.5 मिलियन लोग बेरोज़गार हो गए, 85 लाख लोग। इस फिगर को ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, उसके साथ फिर फैमिलीज जोड़ें, कम व बेश आपका 4-5 करोड़ फ़र्द मुतासर हुआ पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम पहले से कंपेयर करें तो क्या ये इंक्रीज़ हुआ है? वैसे वेरी सॉरी टू से, मैं इस चीज़ को कहूँगा तो बहुत सारे पीटीआई के दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। नून लीग के दौर में आज तक इन्फ्लेशन रेट आपका 5% से ऊपर नहीं गया, आपका 10% से नीचे नहीं आ रहा यहाँ, और आप 3 साल से टकरे मार रहे हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई कम करनी हमारी तरजीह महंगाई है। हमने बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सबसे खूबसूरत जो जुमला है ना, वो ये है, फिगर्स के ऊपर खेलना और आपको नारा लगाना कि हमारी महंगाई ये है, ये लूट के खा गए हैं ना। तो उन लूटे हुओं से 1 रुपया निकला। एक शख्स प्रोग्राम कर रहे थे तो उनसे सवाल किया कि देखो उन्होंने तो चोरों को पकड़ा है, उन्होंने कहा भाई चोरों ने नहीं पकड़ा, लादा सानू फाड़ लिया हुआ। मतलब यानी कि लोग अब ये कहना कि हमें एनआरओ दे दें, हमें पकड़ा हुआ है, हमें तो रिलीफ दें। और इस हद तक लोग इस वक्त परेशानी का शिकार। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हनान का जो सवाल था ना गुच्छा साहब से कि लोकल बायर कहाँ गया, आपका जो 1000 वाला सूट था, हनान भी लेता है, आप खुद बाइंग करते हैं, आप खुद बताएं वो कहाँ है। मैं तो देखा है कि वो 1000 वाला 2800 3000 पे चले गया, 3000 वाला 6000 पे चले गया। तो एक शख्स जिसकी तनख्वाह 18 पे है और गवर्नमेंट का 2000 बढ़ा दी, चले 20 होगी, मैं 20 मान लेता हूँ मजदूर, 20,000 में 360-70 रुपये आज घी मिल रहा है मार्केट में, 110 रुपये चीनी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप डॉलर के हिसाब से जो चीनी न्यू इंपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, उसके हिसाब के आपकी चीनी आने वाले दिनों में 130 से 35-40 रुपए में मिलेगी मार्केट में, सब्सिडाइज कर देगी, लेकिन ओपन मार्केट में तो बिकनी है ना। आपकी गंदम 2250 मन पे चलेगी है, आटा 1400 को क्रॉस कर रहा है, 20 किलो का थैला, 15 किलो वाला जो है 1100-1200 पे पहुंचा है। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि वो खरीदे या मार्केटें चलाए? बिल्कुल, और ऑफ कोर्स बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, जिनके साथ ऑब्वियसली फैसलाबाद के बिज़नेस सिचुएशन के हवाले से बात चल रही थी, यान मार्केट के हवाले से स्पेशली आज की गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की, और उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट उन पर काम करे और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करे। लेकिन हनान, इंसान काम करता है ताकि अपनी ज़िंदगी को एट द एंड ऑफ द डे इंजॉय कर सके। तो जितना भी काम आप करें, हमेशा याद रखें कि अपने प्यारों के लिए वक्त निकालें, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए वक्त निकालें, उनके साथ लाजमी तौर पे जो ये टाइम है इसको अहमियत दें और इसका सही इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ लाजमी तौर पर टाइम स्पेंड करें। तो मैं चाहूँगी अगर हम इसी हवाले से थोड़ी सी बात करें, काम तो ऑफ कोर्स हर किसी की प्रायोरिटी होती है, दुनिया के काम चलते रहते हैं, लेकिन जब आपने रिलैक्स करना होता है, जब आप चाहते हैं कि आप काम के बारे में ना सोचें, तो क्या करते हैं? किस तरह से अपना टाइम जो है, फारिग वक्त जो है वो किस तरह से स्पेंड करते हैं? जी फातिमा, ऐसे है कि हमारे पास तो एक जो छुट्टी होती है जुमे की होती है, या हफ्ते को हमारा जो कोविड चल रहे हैं, तो बाकी दिनों में हमारा जो है वो काम शाम, आपको पता है हमारी टाइमिंग जो है, हमारी जो यार्ड मार्केट की है वो तो 12 से लेकर रात 9 बजे तक है। तो उससे बाकी वैसे मैं वो जिम शिम सुबह जाता हूँ और वॉक कर, तो हमारा एक ग्रुप पूरा बना हुआ है उधर क्लब में,
उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें एडवोकेट भी हैं, उसमें बिजनेसमैन भी हैं। तो बल्कि मैंने डॉक्टर साहब से कई दफ़ा कहा कि आप जनाब वहाँ पे आप इस तरह करें, आपको हमारा प्रोग्राम करें। वो हमारे यकीन करें वहाँ पे हमारे 75 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड, 70 साल के लोग हमारे साथ वहाँ पे वॉक भी करते हैं, हमारे साथ जिम करते हैं, हमारे साथ वो खेलते भी हैं। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा इनका प्रोग्राम करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। जो लोग सुबह को नहीं उठते, वो सुबह को वॉक चॉक नहीं करते, तो उनको पता चले कि ये लोग जो हैं 70 साल वाले, मोटिवेशन आए। और ये मोटिवेशन आए कि अगर ये वॉक करते हम क्यों नहीं कर और सकते। हेल्थ बड़ी प्रायोरिटी है, और जी। आपको आप जितना मर्जी काम कर लें, जितना मर्जी और चीज़ें भी कर लें, हेल्थ को अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करते तो एट सम पॉइंट आपको जाके सफ़र करना पड़ ही जाता है। तो ये आप बोल रहे थे कि आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, कौन से स्पोर्ट्स हैं जो कि आप मैं जी चिनाब कला में बैडमिंटन खेलता हूँ मैं, उसके साथ जिम भी है, जिम करता हूँ सुबह मॉर्निंग में। अच्छा। उसके बाद मैंने घर आके मैंने ब्रेकफास्ट करना है, फिर मैंने टीवी लगा के आपका सिटी 41 जो मॉर्निंग शो मैंने देखना होता है। थैंक यू वेरी मच जनाब, ये तो आपकी मोहब्बत है। हम मुख्तलिफ किस्म की डिशेस भी बनाते हैं मॉर्निंग शो में। मुझे ये बताएं आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में जी ये बिरयानी पसंद है। किसके हाथ की बनी है? वो मेरी मिसेस बनाती है, हाय। या घर में जो ये शेफ तारीफ सबसे पहले इसीलिए कर रहे हैं, शो के बाद जनाब ने घर ही जाना है। जी, बिल्कुल। तो इस वजह से। अच्छा, गाना पसंद है आपको? कोई गाने पसंद हो जो तन्हाई में सुनते हो, या फिर गाड़ी में जाते हो अक्सर लगा लेते हैं ना बंदा मुंह पे? गाने शाने का मुझे इतना खास शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ ज़्यादा करंट अफेयर जो है ना, न्यूज़ सुबह मैंने बैठना होता है, रात को, सुबह को, दोपहर को। मैं ज़्यादा जो है पॉलिटिशियन जो है वो उसी करंट जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल, वही ज़्यादा मैं सारी तो सुनता हूँ। भाभी की तरफ से कभी फरमाइश नहीं आई कि कैसर आज कोई गाना सुनाए? मतलब समटाइम होता है ना कोई नाराज हो तो उसे मनाने के लिए। देखिए जी बुखारी साहब, वो एक वक्त था आज से 20 साल, वक्त था, वो था। 10-20 साल पहले। तो अभी तो माशाल्लाह अब तो बस बच्चे बड़े हैं, दादा बन गए हूँ अब माशाल्लाह, बच्चे बड़े हैं, सारा वो गाने माशाल्लाह। गुनगुना के कभी मनाया भाभी को? नहीं वो देखें जी, कभी अल्लाह का शुक्र है घर में कभी लड़ाई हुई नहीं। देखें ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी रहमत है। बहुत यकीन करें, माशाल्लाह। मेरी शादी को 25 साल हो गए जी, तो सिल्वर आज तक जुबली। मेरी मिसेस से कभी जो है कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ। अगर मैं अगर किसी बात पे अगर नाराज़ भी हूँ तो वो मुझे मना लेती है। अरे वाह। ये बड़ी आप कहेंगे ये हैरान कुन बात है कि वो वाकई माशाल्लाह- हैरान कौन है। वैसे अक्सर लोग कहते हैं जब भी कभी वो नाराज हो तो मैं मना लेता हूँ, यहाँ पे उल्टा सीन है। आपने कभी मनाया है? जी बिल्कुल सर, देखें जी ये काम होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। बिल्कुल। अभी एक अब ये म्यूचुअल का टैग लगा के ना आप अपने आप को बचा रहे हैं, तो आप मनाते तो हैं, किस तरह से मनाते हैं देखिए वैसे? बात सुनिए, मसला ये है कि ये एक मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अरे वाह। ठीक है ना जी। तो अगर कहते जी मैं एक बंदा है जो है वही कंप्रोमाइज़ कर, ये नहीं हो सकता। ये दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर कभी मेरी बात मैंने मनवा ली, कभी उसने मनवा ली, तो ये ऐसे ही काम चलता है ये। अच्छा, और कभी किताबें पढ़ी हैं या बुक्स, नॉवेल्स पढ़ने का शौक है आपको? आपको पता है अब तो दौर ये चल रहा है कंप्यूटर का, बिल्कुल। तो सुबह आप हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एंकर्स हैं, मैं तो सुबह उनको सबसे पहले मेरा होता है, मैं क्लब से आके तो मेरे सामने वो ब्रेकफास्ट पड़ा होता है, साथ सिटी 41 आपका मॉर्निंग शो लगा होता है, वो मैं देखता हूँ। उसके बाद जो हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी एंकर्स हैं उनको बारी बारी सारा उनको मैं सुनता हूँ उनको। उससे हमें जो हमारे नॉलेज में बड़ा इजाफा होता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और क्या नहीं। ज़ाहिर है जी, हमें सारा दिन जो है आपसे मुलाकात होती है, आप अदारों को सबको इंटरव्यू देने होते हैं, उनको बताना होता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो पूरे पाकिस्तान की जो हैं बातें रिव्यू दिमाग में रखनी पड़ती हैं। वो बातें में सुन के फिर हम ये उसका जो एनालाइज करते हैं कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार को बेहतर करने के लिए, यहाँ पे रोज़गार जो है, बेरोज़गारी के मसाइल हल हों, उसके लिए जो है ये सारा मामला जो देखना पड़ता है। अच्छा गुज्जर साहब, अगर एक शेर का पिंजरा है, उसके अंदर 8-10 शेर हैं और आप किसी को साथ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जिसे साथ लेके जाएंगे उसके वापस आने की गारंटी नहीं होगी, आप वापस आ जाएंगे, तो किसे लेके जाना पसंद करेंगे? एहतशाम जावेद को या ज़िया अलमदार को? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। ये डॉक्टर साहब आपसे मशवरा सकते हैं? मुझे बुलवाएं साहब। एक्सपर्ट्स ओपिनियन। मेरा ख्याल जी इसमें मेरा of ख्याल कि उसमें क्या मैं कहूँ जी, मेरे लिए तो बहुत दोनों काबिल एहतराम है। हाँ, ज़िया लेकिन साहब साथ भी हैं, किसे लेके जाएं? लेकिन एहतशाम साहब भी हैं। लेकिन ये एहतशाम साहब मेरे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं और वो प्रेसिडेंट रहे हैं। अभी 30 तक हैं जी। नहीं, वो साथ प्रेसिडेंट रहे ना, आपके साथ एग्जीक्यूटिव भी है। देखिए जी एहतशाम साहब अभी 30 तारीख तक हैं, तो अगर वो 30 तारीख तक हैं तो फिर तो उनका साथ दूंगा मैं। इसलिए फिर ज़िया अलमदार को लेके जाएंगे आप कहेंगे? क्योंकि अभी पीछे बगैर दिन पड़े हैं अभी। देखिए जनाब, यहाँ पे बिजनेस पॉलिटिक्स भी होती है
तो इसलिए एहतशाम जावेद को जो है वो नहीं लेके जाएंगे। ज़िया अलमदार साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो शेरों के पिंजरे में जनाब आपको लेके जा रहे हैं और इनका कहना है कि वापस नहीं मैं लेके मुझे आऊंगा। पता ना ज़िया आलमदार साहब जैसे माशाल्लाह सेहतमंद और जोश वाले हैं, और शेरन वैसे मार पे वो मुकाबला कर लेंगे वो। मुकाबला कर लेंगे ये चीज़। अच्छा, कोरोना की वैक्सीन अगर लगानी हो, कोई 2 बंदे ऐसे हों जिनको कोविड हुआ हो और उनमें से किसी एक को अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो वो बच जाएगा, तो इन दोनों में से किसे लगाएंगे आप, शाहिद रज़ाक सिक्का या अमीन भट्ट? मैं शाहिद रज़ाक सिक्का को लगाऊंगा, इनको बचना सिक्का चाहिए। साहब को हाँ लगाएंगे। जी बिल्कुल। उसकी क्या वजह? देखिए जी माशाल्लाह उनकी अब तो वैसे ही माशाल्लाह उनकी 70-65 उनकी उम्र है और माशाल्लाह वो एक बॉल फ्लाई काम करते पूरे फैसलाबाद के लिए। तो ऐसे बंदों को जो है वो काम करना चाहिए उनको, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो ये हमारे एक माशरे का एसेड हैं ये लोग जो है सिक्का साहब जैसे हैं माशाल्लाह। मुझे जब जहाँ तक इल्म है कि बहुत सारे ये अदारे फलाई इदारे चला रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, मीठा खाने में क्या पसंद है आपको? मीठा जनाब मुझे खाने में जो है वो कस्टर्ड पसंद है मुझे जी। कस्टर्ड। हाँ जी। अच्छा, कभी खुद भी खाना बनाया आपने? जी पकाया? बिल्कुल बिल्कुल क्या जनाब। बनाते हैं सबसे? बल्कि जब जी अक्सर मैं घर में जब हमारी छुट्टी होती है ना, जब जुम्मे को या हफ्ते को, तो घर में मैं मटन कौरमा बड़ा अच्छा बनाता हूँ। भाईजान ये आहिस्ता आहिस्ता ना खुल रहे हैं फातिमा, मेरा ख्याल अब पता चल रहा है कि भाभी लड़ती क्यों नहीं है इनसे। घर के सारे काम तो ये कर रहे हैं। वो होता ही है कि वो ज़ाहिर है जी, हमारे जो बच्चे हैं मिसेज जी तो 10 बजे तक सोए होते हैं, तो मैं जब क्लब से घर आता हूँ तो ज़ाहिर हफ्ते को छुट्टी होती है, फिर वो नाश्ता करके फिर उसके बाद फारग होते क्या करना है, तो फिर मैं देखता हूँ यार ये कोई ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जिससे टाइम भी पास हो जाए और वो साथ में जो कुकिंग भी हो जाए। और कभी वो मटन कौरमा बना रही है, कभी बिरयानी बना ली, तो इस तरह जो है वो छुट्टी का दिन अच्छा, गुजरता है। अगर एक दिन के लिए आपको मौका मिले प्राइम मिनिस्टर बनने का, जी, तो जी। सबसे पहले क्या चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगे कि जी तब्दीली आनी चाहिए? जी फातिमा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मेरा दिल था कि आप इस तरह का सवाल मुझसे करें। एक वो पॉजिटिव लिहाज से मैं बात करूँगा एक मुल्क के लिए। यकीन करें मेरा दिल करता है कि अगर मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर हूँ जब बनूँ, तो सबसे पहले गरीब आवाम के लिए उनकी जो एजुकेशन, उनकी हेल्थ के लिए मैं उनको कहूँगा कि उनके जो हैं वो उनका जो हॉस्पिटल्स में उनका जो हर किस्म का इलाज फ्री हो। हमारे जैसे फैसलाबाद में सरीना होटल है, इस तरह के हमारे हॉस्पिटल्स हों और वहाँ पे हमारा गरीब आदमी जाए, उसका एक पैसा ना लगे, उसकी मेडिसिन से लेके उसके ऑपरेशन तक उससे कोई चार्ज ना लिया जाए। क्या बात है। यकीन करें हमारे, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, ये सिविल हॉस्पिटल है, अलाइड है, वहाँ पे हमारे गरीब बहन भाई लोग जाते हैं तो इतना ख्वार वहाँ पे होते हैं। यकीन करें किसी का पास पैसे नहीं है तो बड़ा दुख होता है कि कम से कम हमें सारी बातें छोड़ दें, खाना छोड़ दें, आप और चीज़ें छोड़ दें, सबसे बड़ा जो काम हेल्थ कहना है। देखें जब किसी घर में बीमारी होती है तो वो उसका घर वाला इतना सारा पूरा ख़ानदान वो परेशान होता बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। तो इसलिए गरीब आदमी के लिए मैं ये हुकूमत से अपील करूंगा कि खुदा के लिए इनके लिए जो है वो बीमारी जो हॉस्पिटल हैं वो बिल्कुल फ्री कर। बिल्कुल, और बहुत ही हनान आई थिंक विजनरी सोच है। बिल्कुल। और अब क्योंकि हम आ ही गए हैं इस तरफ, तो अगर इलेक्शंस में कभी खड़े हो किसी भी चीज़ के लिए, जी। तो स्लोगन क्या होगा आपको? ये खड़े हो चुके हैं पहले, वो डॉक्टर साहब को पता ये है। सियासतदान हैं पहले और ऑलरेडी सियासतदान। पॉलिटिकल अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी मारूफ शख्सियत हैं, क्योंकि जिस हलके से ये बिलोंग करते हैं हमारा हल्का भी वो, तो मैं जानता हूँ इस बिल्कुल, हवाले से। जी, जी। तो ये बताइएगा कि अगर मौका मिले दोबारा इलेक्शन लड़ने का तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखिए जी जब अभी बात कबल वक्त है, अभी तो आपको पता नहीं कि अभी को क्या बनना, आगे क्या हालात बनने हैं, तो इंशाल्लाह हालात के मुताबिक फैसला करेंगे कहाँ अच्छा इलेक्शन। गुच्छा साहब, आपकी ड्रेसिंग कौन चूज़ करता है, आप खुद या भाभी? ड्रेसिंग जी मेरी मिसेज चूज करती है। वो बताती हैं क्या पहन के जी जाना है, बिल्कुल। क्या आप पे सूट- मैंने आज तक कभी मैंने एक भी सूट परचेज नहीं किया, वो सारे खुद मेरे सूट परचेज करती है। अच्छा, उसको पता है मेरी पसंद का इन्होंने कौन सी चीज़ पहनी है, तो वो ही सारे परचेज करते अच्छा, और अगर पूरी दुनिया में कोई एक शहर हो जहाँ पे आप रहना चाहेंगे, वो कौन सा हो? हैं। वो जी मैं मदीना में रहना चाहूँगा। अरे सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, यकीन सुभान करें अभी 2 साल हुए हैं ये वीज़ा बंद है, तो यकीन करें इतनी घबराहट और इतनी बेचैनी है कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें, हम करते हैं वो। देखिए अल्लाह ताला हमारे घर की रौनकें बहाल करे, आमीन आमीन। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वो जो खाना काबा है वो एक अमन सलामती वाला घर है। जो बंदा वहाँ पे चला जाता है वो अमन सलामती के अंदर वो आ जाता है। तो अल्लाह ताला आपकी हर दुआ वहाँ पे कबूल करता है। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जो है हमारे वो घर की अपने घर की रौनकें बहाल
करे और हम सब लोग दोबारा पहले की तरह वहाँ जाएँ। आमीन। और अगर ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो कोई 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर ज़िंदगी जो है वो उतनी मज़े की नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगी? देखिए जी, इसमें तो आप मैं समझूंगा कि सबसे बड़ी जो मैंने बताया कि सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ हेल्थ के बारे में सही। कि ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। पहले भी मैंने आपसे बात की, मैंने बल्कि डॉक्टर साहब के रेफरेंस से आपको बताया कि ज़िंदगी में अगर हम अपने आप की जो है वो हेल्थ के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो हमें अपनी सुबह की वॉक करनी चाहिए, अपनी खुद जो डाइट है खुराक को बेहतर रखें अपनी, और बाकी है जो गरीब आदमी है हमारे मुल्क में, इतनी गुर्बत है, गरीब लोगों का ख्याल रखें। तो ये आपने हनान साहब मुझे स्लोगन की बात कर रहे थे कि स्लोगन क्या होना चाहिए। स्लोगन मेरा जो है वही है जो वो पहले एक गरीब आदमी के लिए आप हेल्थ और उसके लिए एजुकेशन और बाकी जो गरीब आदमी को जो रोज़मर्रा की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी बगैर किसी कॉस्ट के पूरी होनी चाहिए उसकी। अच्छा, तो बिलाल, क्योंकि आप भी मुझे लगता है हेल्थ को लेकर और डिफरेंट चीज़ों को लेकर आजकल बड़े कॉन्शियस होते हैं, कौन सी एक चीज़ है जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता, भाई ज़रूरी है, नेसेसरी ज़िंदगी में? एक चीज़ में है बहुत कम पड़ जाएगी। चलें 2 बता दें, 3 बता 2 भी कम पड़ जाएंगी, इसलिए आपका आंसर मैं आगे लेके चलूंगा कि ये 2 भी कम। यूजुअली लोगों का जवाब होता है मोबाइल फ़ोन के बगैर नहीं रह मोबाइल सकते। फ़ोन के नहीं। नहीं, मोबाइल फ़ोन तो नहीं, मेरे ख्याल में ज़िंदगी में वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैंने ज़िंदगी बिलाल, वैसे मुझे लगता है हमारी ये जो रूटीन है हम इसके बगैर नहीं रह सकते, ये जो हमारा हाँ, काम ये है। अच्छा मुझे अच्छी ऑप्शन दे दी है, घर में लेट नहीं सकता। बिल्कुल। मैं बाहर ना फिरूँ ना तो समझे मेरी लाइफ उस दिन ही खत्म हो जानी है। इवन मैंने ये अभी ऑपरेट करवाया तो मैंने सिर्फ दूसरे डॉक्टर ने 1 हफ्ते का रेस्ट कहा तो मैं तीसरे दिन बाहर था। तो जी, यहाँ पे बिलाल की तरफ से ये भी पता चल गया है कि सुकून से नहीं बैठ सकते हैं, और साथ ही साथ एक नया स्लोगन जो है वो भी हनान मेरा ख्याल है बन ही गया है। और अब छोटी सी एक ब्रेक लेंगे फातिमा, ब्रेक के बाद शुक्रिया दोबारा भी हाजिर अदा होते हैं, कर लेकिन देते हैं जाने से हमारे पहले शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का आज के शो को चार चांद लगाने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज जुमे का दिन है और हमारी कोशिश होती है कि जुमे के दिन हम दीनी तालीमात के ज़रिए अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने का सामान जो है वो इकट्ठा कर सकें। तो उसके लिए हम लाजमी तौर पे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो उलमा कराम हैं, उनकी खिदमात हासिल करते हैं। तो आज ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे सफ़र के महीने के हवाले से। सफ़र का महीना शुरू हो चुका है और तवाहम परस्ती और इसके साथ साथ वहम जो है, कहा जाता है कि वहम का इलाज कोई नहीं है। वहम अगर कोई शख्स मन में बिठा लेता है, कोई वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, तो वो लाजमी तौर पे हो जाता है उसके साथ, क्योंकि उसकी सोच जो है अगर नहीं भी होता तो फीलिंग्स अंदर से वही पैदा कर रही होती हैं। तो इन चीज़ों से किस तरह से बचा जाए, ख़ास तौर पे ये जो काला जादू और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा जाता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इस मौजू पे आज ख़ास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है उलमा कराम को। लेकिन उससे पहले मैं लाजमी तौर पर यहाँ पर मैंशन करना चाहूँगा फूड्स के हवाले से, क्योंकि हमारे फैसलाबादी जो हैं वो काफ़ी चस्कोरे हैं खानों के हवाले से और उनकी कोशिश होती है कि घर के अंदर मनपसंद खाने तैयार किए जाएं, क्योंकि जैसा कि आज जुमे का दिन है तो जुमे में ज़्यादातर लोगों को छुट्टी भी है। आज आपके घर क्या बनाया जा रहा है? हमारे घर में अभी मुझे सीरियसली मैं बताऊं तो कुछ नहीं पता क्योंकि अभी मैं कॉल करूंगा शो के बाद, पूछूंगा क्या बनाया जा रहा है। लेकिन तौर पे जुमे के दिन ना घर में मीठा बनाया जाता है। मीठा तो बनता है लाजमी। आज फिरनी शायद बनेगी मोस्टली हमारे घर में, फिरनी या कस्टर्ड, ये 2 चीज़ें जो कि ज़्यादातर। लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो कोई ना कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स कहते होगे अम्मी को कि इसमें बनाएं, ताकि असल में मैं जितना मर्जी कहता रहूँ अम्मी अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट डालती हैं। तो आज ख़ास तौर पे खानों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो खाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑयल होता है, क्योंकि ऑयल के अंदर ही उन्होंने बनना होता है। तो ऑयल के हवाले से मैं लाजमी तौर पे जनाब यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी बाज़ार में जाएँ तो सबसे पहले ख़रीदने के लिए आपका इंतखाब गोल्डन कुकिंग ऑयल होना चाहिए, क्योंकि गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है लगें, लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात हों। तो जनाब हमारा तो इंतखाब गोल्डन है, आपका भी गोल्डन ही होना चाहिए। ना भूख तो आपने लगवा दी है और अब मेरा भी दिल कर रहा है कि घर फ़ोन करके पूछ लूँ कि आज क्या तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ है, लेकिन आप जब भी पूछे मुझे बताइएगा, आपकी मम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब हमारे साथ जनाब आज मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े
आलिम दीन है माशाल्लाह, और गुफ्तगू अक्सर औकात हम इनके साथ कोई भी इश्यूज़ हों दीन और दुनिया के हवाले से सीखना हो तो लाजमी तौर पर करते रहते हैं। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ आसमा फैसल हमारे साथ साहिबा मौजूद होंगी, नात ख्वाह हैं, आज गुलाए अकीदत पेश करेंगी, तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पीर साहब की तरफ पहले चलते हैं। पीर साहब, सफ़र का महीने का आगाज़ हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया कि वहम जो है इसका इलाज कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि वहम में मुब्तला होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि ये वहम है या सच है, क्योंकि अंदर से वो उसे गट फीलिंग समझ रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं ये सच ही होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरों को वहम में मुब्तला कर देते हैं, अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्हें वहम में मुब्तला कर देते हैं ताकि ये अपने अंदर की जंग लड़ता रहे और फ़ायदा कोई और उठा जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम तरीन टॉपिक है। अभी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आगाज़ भी है, आज 2 तारीख़ है, जुम्मतुल मुबारक का दिन। असल में जो इस्लामी महीने हैं उन महीनों में इस्लाम ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें हुर्मत वाले 4 महीनों का ज़िक्र है, जिसमें ज़ुल्हज है, ज़ुल्क़ादा है और मुहर्रमुल हराम है, और एक रजबुल मुरजब का महीना है। अब जो बाकी महीने हैं उन महीनों के बारे में इस्लाम हमारी ये रहनुमाई करता है कि कोई महीना, कोई ज़माना, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसको हम शरई तौर पर ये समझें कि ये कोई मनहूस महीना है या मनहूस दिन है। ये सारे दिन अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और ज़माने के बारे में तो वाज़े तौर पर हदीस मुबारक मौजूद है कि लोग ज़माने को गाली देते हैं, हालांकि ज़माना ख़ुद अल्लाह ताला ही की ज़ात है, तो ज़माने को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो जब ये सफ़र का महीना आता है तो बाकी महीनों से हट के इस महीने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुआशरे में अंदर आज से नहीं काफ़ी पहले से, बल्कि दौर रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो दौर जाहिलियत से चली आ रही थीं। फिर हम जिस खित्ता के अंदर रहते हैं ये बरसगीर पाक हिंद, इसमें यहाँ पे हमारी एक कम्युनिटी पाकिस्तान बनने से पहले ये जो खित्ता है यहाँ हिंदू भी इकट्ठे रहते थे, मुख्तलिफ़ अदियान के लोग इकट्ठे रहते थे, उनका एक मामूल रहा है। उन मामूलात को हमने भी अपने ऊपर असरअंदाज किया और उन्हीं की वो जो उनके जहन के अंदर चीज़ें मौजूद थीं वो हमने भी लेकिन अल्लाह ताला का दीन तो हमें वाज़े तौर पे हमारी रहनुमाई करता है। अब देखिए ना कि बाज़ औक़ात हमारे ही लोग ये सोच रहे होते हैं कि अगर हमारे रास्ते को काली बिल्ली काट दे तो ये सफ़र हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है, या बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जहाँ पे उल्लू बैठा है और वो बोल रहा है तो यहाँ जो है ना सारी चीज़ें उजड़ जाएंगी, या कौवा आके दीवार पे बैठा है तो वो बोल रहा है तो जी मेहमान आ रहा है, आटा उड़ रहा है, मेहमान आ रहा है, बाईं आँख जो है ना वो भड़क रही है, हाँ फड़क रही है, तो अब ये कोई नुकसान होने वाला है। देखिए दीन मतीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम मेटाफिज़िक्स जो है ना उस पर हमारा है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हमें अता की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दूर दूर तक दीन के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो आपने जो क्वेश्चन किया कि आखिर ये फिर वहम पैदा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है और उसका कोई हल भी तो होना चाहिए। दीन हमें बताए कि एक इंसान के साथ एक मामला पेश आ गया है कि आखिर वो इस तरह का सोच रहा है कि फ़लाँ काम हो तो ऐसे हो जाता है, आज यार मंगल का दिन है आज नहीं करना चाहिए, बुध के दिन को करना चाहिए, या जुमेरात को करना चाहिए, या फ़लाँ दिन को करना चाहिए। असल में बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने साथ एक रिलेशन कायम करने का हुक्म दिया है और उसी के लिए इंसान को पैदा किया है। हमारे ये तमाम तर वहम उस वक़्त हमारे जहनों के अंदर आते हैं जब हमारा ताल्लुक़ उस ज़ात के साथ कमज़ोर होता है। जब उसके साथ ये ताल्लुक़ मज़बूत हो तो आप यकीन जानिए कि ये सारे के सारे मामलात, इनका कोई इंसानी ज़िंदगी पे एक ज़रा बराबर भी इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको ऐसे लोग बिल्कुल मिलेंगे जो इन चीज़ों पे एक ज़रा बराबर भी बिलीव नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए बहैसियत मोमिन। अगर कोई मुसीबत ने नाज़िल होना है, जिस तरह कहते हैं कि सफ़र के महीने में मुसीबतें उतरती हैं, तकालीफ़ उतरती हैं, बीमारियाँ उतरती हैं। अब यहाँ तो हमारी कैफियत ये है कि अभी देखिए ना कोरोना की चौथी लहर है, तो वो कौन सा सफ़र के महीना में शुरू हुई थी, उसके लिए कोई महीना नहीं है बीमारी का, अल्लाह ताला के हाथ में है। सेहत, बीमारी, शिफा, ये सब कुछ उसके हाथ में है। फिर ये तंग दस्ती आती है, तंग दस्ती तो इसके अलावा भी कोई तंग दस्त हो सकता है, किसी को रिज़्क़ की कमी हो सकती है,
तो वो सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। असल में जो इस ज़हनों के अंदर उठने वाले ये तवहुमात हैं, इनका हल अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अटैचमेंट मज़बूत होना ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जितना इंसान अटैच होगा उतना ही ये इस तरह के ख़यालात से वो महफूज रहेगा। और क्या कोई अगर हदीस के हवाले से बात करें तो क्या कोई ऐसी हदीस भी हैं जो कि सुपरस्टिशन या वहम जिसको हम बोलते हैं उसके हवाले से कुछ बयान करती हैं? अच्छा, इसमें तो एक तो वैसे भी ज़ुन्नुल मोमिनीना खैरा में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए, यानी गुमान के अच्छे होने का जिक्र किया है। और दूसरा जो कुरान मजीद है, कुरान मजीद के अंदर भी अक्सर गुमान जो है उनके बारे में फरमाया कि वो गुमान तुम्हारे अक्सर गुनाह होते हैं। तो गुमान के बारे में तो इजहार फरमाया ना कि इंसान अपने जहन के अंदर एक बात को सोचता रहता है, उसके बारे में फ़िक्र करता रहता है, और आखिर वो बल्कि ये अभी इंट्रो से पहले अभी प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था जिस तरह बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात इंसान के जहन के अंदर एक चीज़ वो बिठा लेता है तो वो वैसे ही हो जाती है, फिर वो समझता है कि ये इसी वजह से हुई है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, उसका उसके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। वैसे इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो जिस तरह की फ़िक्र और सोच थिंकिंग उसकी होती है तो उस तरह की उसको फीलिंग भी आना शुरू हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात अगर उसकी उस फीलिंग के मुताबिक कोई काम हो जाए तो फिर वो समझता है कि शायद ये ऐसे ही है। दीन हमें ये कहता है कि कोई ऐसा मामला नहीं है जिस मामले में आप ये समझें कि कोई महीना, कोई दिन, कोई रात वो आपके लिए ऐसी है कि जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए ख़तरनाक बनाया है या परेशानी का बायस बनाया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो वक़्त, वो दिन जिस दिन में आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, या ऐसा वक़्त जिस वक़्त में आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, वो आपके अपने अमल की वजह से वो आपके लिए मनहूस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसका ताल्लुक़ उस दिन, वक़्त, महीने के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक़ इंसान के अपने अमल के साथ है। जिस तरह कोई इंसान चोरी करता है तो उसके हाथ को काट दिया जाता है, अगर कोई इंसान कत्ल करता है तो उसके किसास में उसको कत्ल किया जाता है। तो वो वक़्त उसके लिए, उस वक़्त ने उसको इस तरह का नहीं बनाया, बल्कि उसने उस वक़्त को अपने लिए ऐसा बना लिया जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला की तरफ से कोई महीना, वक़्त, दिन ऐसा नहीं है जिसको इंसान के लिए उसने बनाया हो कि ये इसके लिए तंगदस्ती का है, मुसीबतों का है, बीमारियों का है। ऐसा कोई वक़्त, महीना नहीं है। इंसान अपने आमाल की दुरुस्तगी करे तो उसके लिए सारे मामला ठीक रहेंगे। अच्छा पीर साहब, बहुत सारे लोग जो कि वहमी होते हैं यूजुअली वो उनको एंग्जाइटी भी एक्सपीरियंस होती है, स्पेशली जब अगर कोई, जिस तरह से आपने भी कहा कि कोई चीज़ आप सोच रहे हो वही चीज़ हो जाए, तो कुछ बहुत सारे लोग खौफ में आ जाते हैं जब कोई चीज़ अगर वो सोच रहे हैं, उनको लगता है कहीं इस तरह ना हो जाए, कहीं इस तरह ना हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आप सोच रहे हो वही आपको नज़र आ रहा है दुनिया के अंदर। तो एंग्जाइटी के लिए क्या कोई ऐसी दुआ है जो कि पढ़ी जा सकती है एंग्जाइटी को कम करने के लिए इन द मोमेंट, और कभी अगर इस तरह से वहम हो भी, इस तरह के ख्याल या सोच दिमाग में आ भी जाए तो उसको कम करने के लिए? अच्छा, इसमें एक तो ना जो वज़ू का अमल है कि इंसान को चाहिए कि वो बावज़ू रहे। जितना वो बावज़ू रहेगा उतना ही वो इन मुफ़सिद फ़ासिद ख़यालात से अपने आप को महफूज रखेगा, क्योंकि इंसान जब उसका ज़ाहिर व बातिन पाकीज़ा होता है तो अल्लाह ताला उसकी फ़िक्र और सोच को भी पाकीज़ा फरमा देता है। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ इंसान की सोच और फ़िक्र के साथ है, और इंसान एक चीज़ को सोचता रहता है। आप देखिए कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे मामलात होंगे, आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा कि इंसान एक काम के बारे में फ़िक्र करता है, सोचता रहता है, आखिरकार वो उसी तरह हो जाता है जिस तरह वो सोच रहा है। हम तो सिर्फ उस चीज़ की बात कर रहे हैं ना, जिस चीज़ को वो समझता है कि ये मामला इस तरह से हो जाए, लेकिन दीन मतीन कहता है कि नहीं, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसको सबसे जो पहली चीज़ है वो चाहिए कि वो पाकीज़ा रहे, बावज़ू रहे, ताकि वो उन ऐसे ख़यालात से बचा रहे जिन ख़यालात की वजह से उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से कमज़ोर होता है। अच्छा फिर साहब, यहाँ पे लाजमी तौर पे ये चीज़ भी मेंशन कीजिएगा कि कोई ऐसे ज़िक्र अज़कार जिन्हें करने से दिल से वहम दूर हो जाए और अल्लाह ताला के साथ राब्ता जो है वो मज़बूत हो। जी, ऐसा इसमें जो तीसरा कलेमा है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम,
इसकी कसरत करनी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर एक एक लफ्ज़ के ऊपर आप गौर करें तो अल्लाह ताला की पाकी भी है, उसकी हमद भी है, उसकी ताहमीद भी है, और उसमें अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ये अटैचमेंट है कि मेरी जितनी भी नेकी की ताकतें हैं वो तेरी वजह से हैं, और बुराई से बचने के लिए जितनी कुव्वत बख्शी है वो तेरे फजल से ही मुझे मिली है। बेशक बेशक। तो ये वाला अगर वजीफ़ा कोई करने लग जाए तो वो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकता है। वैसे हम अमूमी तौर पे ऐसा, ये साइकोलॉजी का प्रॉब्लम भी है कि इंसान वहमी हो जाता है और फ़िक्र करने लगता है। फिर उसको चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करने लग जाए। जब वो नमाज की पाबंदी करेगा वो वज़ू वाला अमल भी आ जाएगा, इबादत वाला अमल भी आ जाएगा, उसकी फ़िक्र सोच में थोड़ी सी, जिस तरह कहते हैं ना कि डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो वो अपने आप को बेटर फील करेगा और उसकी फ़िक्र सोच अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ जाएगी। जैसे ही अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ उसकी फ़िक्र सोच जाएगी तो ये वाली सारी फ़िक्र, डर, खौफ, ये सारे निकल जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी पनाह में जब आएगा तो फिर किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता। अच्छा पीर साहब, आपने खुद मेंशन किया कि वहम, ऑफ कोर्स अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, पुराने वक्तों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे हो गए कि अच्छा ये शायद सच्ची बातें हैं लेकिन शायद नहीं हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? अगर इस माह के हवाले से बात करें, ये जो सुपरस्टिशंस इसके साथ अटैच हुए हैं कि ये ना किया जाए, या बलाओं के हवाले से, तो ये कहाँ से अटैच हो गए साहब? ये तारीख़ी एतबार से तो ऐलान नबूवत से पहले की हैं, यानी दौरे जाहिलियत में ये सफ़र के महीना के बारे में ये सारी चीज़ें मौजूद थी इस तरह की, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसके असरात, असल में दौरे जाहिलियत, जब अल्लाह ताला का नबी आता है तो किसी भी दौर के अंदर उसमें जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं वो उनको मेंशन फरमाता है, फिर उनकी दुरुस्तगी करता है। तो वो दौरे जाहिलियत का, और उसके बाद यहाँ जो बर्रे सगीर पाक व हिंद का एक दौर है जिसमें बुत परस्ती थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो एक किसी भी रिलीजन में जो गैर इल्हामी दीन है उसमें होते हैं, तो वो मौजूद थे। यहाँ थोड़ा सा कंपेयर करें तो वो चीज़ें उधर भी थीं और इधर भी मौजूद थीं। तो तारीख़ी एतबार से इस महीने के बारे में ये जो मुसीबतों के उतरने का है, बल्कि मैं तो एक कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि वो कोई बात कर रहा था, इसलिए ये सफ़र का महीना मुसीबतों वाला है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बीमार हुए, हालांकि ऐसा कोई हदीस तैयबा में भी मौजूद नहीं है। बाज़ तो जी इस महीने में निकाह नहीं करना चाहिए, यानी शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? अभी ये 2 दिन पहले की बात है, एक निकाह की रस्म थी, तो वो ये तकाजा कर रहे थे कि यानी मुहर्रम का महीना शुरू होने से पहले पहले निकाह पढ़ा दिया जाए, इसका सफ़र का महीना शुरू होने से पहले पहले। उसकी क्या वजह है जी? सफ़र और मुज़फ़र में अगर निकाह हो तो वो कंटिन्यू नहीं रहता। मैं तो इस पर बड़ी खूबसूरत मिसाल देता हूँ कि हज़रत शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके निकाह का जो बंधन हुआ है वो सफ़र और मुज़फ़र के ही महीना में हुआ है। तो अगर कोई तो ज़्यादा मुबारक हुआ जनाब। हाँ, तो फिर अगर कोई कहे कि जी इस महीने में निकाह हो तो औलाद नहीं होती, तो हसनैन करीमैन से बढ़ के खूबसूरत औलाद कौन सी हो सकती है? जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो ये महीना जो है, इस महीने की मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह की फ़िक्र और सोच आम हो तो फिर आज जिस तरह का प्रोग्राम सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से है, ये हमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोगों को आगाही के लिए करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आसमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आसमा, कौन सी नात पढ़ रही हैं आज? जब हम बदे खजरा पे वो जी ज़रूर पेश कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हाशमी साहब, क्या कहेंगे आप? ख़ास तौर पे तो हम परस्ती के हवाले से गुफ्तगू अगर की जा रही थी, बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि आजकल ऐसे लोग भी कुछ होते हैं, बिला वजह कह देते हैं ये तावीज़ डाल के पानी में पी लें, ये कर लें, वो कर लें। इसमें कोई सदाकत भी होती है या जस्ट साइकोलॉजिकली खेला जाता है अगले के साथ? क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये इसी के साथ ही ठीक होगा, तो वो पीते हैं चाहे कुछ भी ना हो उसमें, वो पानी पीने से वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके जहन में ये गुमान बैठा होता है कि इसी से वो ठीक होंगे। क्या कहेंगे? असल में ये 2 चीज़ें अलग अलग से हैं। एक तो ये है कि वो चीज़ जो दीन मतीन ने हमें जिसकी रहनुमाई कर दी है उस हद तक तो हम ठीक है,
मसलन जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए किराम ने एक सफ़र किया, एक इलाके में ठहरे, तो वहाँ पे उन्होंने मेहमान नवाजी भी ना की और उनको वेलकम भी ना किया, बल्कि परेशान किया उनके पीर साहब, मैं यहाँ सरदार। पे एक चीज़ मेंशन करना चाह रही थी अनान, क्योंकि इवन कुरान में जिक्र किया गया है इस हवाले से कि बुरी नज़र हो या बुरी एनर्जी हो, ये बड़ी रियल चीज़ें हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और बेशक हमारा मज़हब इतना खूबसूरत है कि हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई दुआ है, और अल्लाह ताला बेशक बेशक बहुत रहमत फरमाता है। तो मैं चाहूँगी उस नज़रिए से देखते हुए भी आप बताइए। हाँ, असल में ये है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि एक क्राइटेरिया हमारे लिए दीन ने रखा है, जैसे हम उस दायरा कार से बाहर निकलेंगे तो दीन की लिमिट से बाहर निकल गए तो उसको हम किसी भी तरह से सही नहीं कह सकते। यानी लिमिट जो हमारे मजहब में दीन में सेट की गई है उसमें रहना ज़रूरी उसमें रहना ज़रूरी है, और वो लिमिट्स हैं हमारे पास कुरान मजीद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत और तरीका मौजूद है। जिस बात की तरफ मन्नान साहब ने इशारा किया है, असल में हन्नान साहब ने वो इशारा इस तरफ है कि हमारे जो लोग इस वक्त जिस तरह से आमिलीन के पास जाते हैं या जाली पीरों की तरफ जाते हैं, जिनके पास इल्म नहीं होता और वो खुद ये उनको मालूम नहीं है कि दीन मतीन क्या है और शरीयत मुताहरा क्या है, बल्कि हम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हैं कि जिनको खुद को पहला कलेमा नहीं पढ़ना आता तो उनके पास जाकर हम कलामुल्लाह कैसे लेंगे। ये एक अथेंटिक बात है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम को शिफा कहा है और उसके अंदर शिफा है। सूरह फातिहा को सूरत शिफा भी कहते हैं। कुरान पाक की आयात बय्यिनात, हमारा ये अकीदा है एज ए मोमिन, हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम, अल्लाह ताला के नाम के साथ हमारे अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमाता है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो जिसका दीन के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और वहाँ से अपने लिए शिफा को तलाश करना जिसका अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कोई ताल्लुक़ लिंक नहीं है, तो ये कमज़ोर ईमान नहीं, और कई मरतबा मैं कहता हूँ कि इंसान के ईमान ना होने की अलामत बन जाती है ये चीज़। दूसरी बात जो आपने कही, ये जो नज़र है, नज़र बरहक है। अब यहाँ ये बड़ी अहम टॉपिक जो है ना, वो बड़ा अहम पॉइंट की तरफ आ गया। और नज़र उतारते कैसे ये भी बताइए। हाँ ज़रूर, मैं अर्ज़ करता हूँ, वो भी दीन शरीयत मुताहरा की रोशनी में। आप देखिए ना कि नज़र जो है इसके असरात हैं, अच्छी नज़र भी है, बुरी नज़र भी है। अच्छी नज़र क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कई लोगों ने ईमान कबूल किया है, और कोई नेक आदमी किसी की तरफ निगाह नाज करता है तो उससे उसके दिल की मैल धुलती है, वो दीन की तरफ आता है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उसका ताल्लुक़ मजबूत होता है। इसी तरह एक नज़र बद है। नज़र बद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि ये इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। नज़र बद के इतने असरात हैं, यानी वो नज़र बद अपने असरात दिखाती है। अब उससे बचने के लिए क्या है? उसके बचने के लिए मैं तीन चीज़ें कहता हूँ कि जो दीन हमें बताता है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो पाकीज़गी है, दूसरी चीज़ नमाज है, और तीसरा आप जितना अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे नज़र बद के असरात उतने ही कम होंगे आप पर। बल्कि आपने इंट्रो में जादू की बात की, आप बिलीव कीजिए कि वो शख्स जो शख्स नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है और फिर वो कहता है कि मुझ पे जादू हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि झूठ बोलता है। बिल्कुल, इतने फरिश्ते हैं जो कि उसकी हिफाजत पे मामूर हैं। और क्या मोमिन होना कम दर्जा की बात है कि इंसान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर एक उस हिसार में आ जाता है जो रहमान का हिसार है, जो रहीम का हिसार है, जो रहमतुल लिल आलमीन का हिसार है, तो उसमें कोई आकर उसको नुकसान पहुंचाए, वो अपने मुसीबत के लिए ख़ुद से कोई दरवाज़ा खोले तो खोले, वरना अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत पे मामूर फरिश्तों को किया हुआ है। नज़र बद से बचा जा सकता है, जादू से बचा जा सकता है, तवहुमात से बचा जा सकता है, इन फासिद ख्यालात से महफूज रहा जा सकता है। उसका सिर्फ बेहतरीन हल ये है कि इंसान नमाज पढ़े और अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार के साथ कुरान पाक की तिलावत। कोई क्या ऐसी ख़ास दुआ भी हैं जो कि पढ़ी जा सकती हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
ये जो कलेमात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए ही इसलिए हैं कि क्योंकि ये शैतान शैतान मरदूद मरदूद से दूर रहना। हाँ, शैतान से इंसान बचे और अल्लाह ताला की पनाह में आए। और जिस तरह तावुज़ैन है, आखिरी 2 सूरतें हैं, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ बिरब्बिन नास, वहाँ भी इंसान को अल्लाह की पनाह में आने के लिए जब भी, बल्कि यहाँ पे मैं इशारतन बात कर देता हूँ कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आपके पास जब हज़रत जिब्राइल अमीन आए तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला की पनाह चाहिए। तो ये जो अल्लाह ताला की पनाह में आना है, नज़र बद हो, शैतानी वसवसे हों या कोई और ख़यालात हों, उनसे बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह में आना ज़रूरी है। उसके लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये आप पढ़ सकते हैं, आऊज़ु बिहमज़ातिश शैतान ये पढ़ सकते हैं। और इस तरह के कलेमात जो इस्तिग़फ़ार बहुत अहम है, दुरूद पाक की कसरत इंसान को बहुत ज़्यादा महफूज रखती है। तो तहमीद, तहलील और ये तकबीर यानी जिसको सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल शबीर होते हैं। साहब, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोगों को लग रहा होता है कि उन पर नहीं बल्कि घर पर नज़र है या उनके जो प्यारे हैं उन पर नज़र है, या किसी तरह की कोई बैड एनर्जी हो गई, चाहे वो हसद की वजह से हो, जेलसी की वजह से हो। उस सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या जिस तरह से सोचकर, घर को सोचकर कोई तिलावत कर ली जाए या कोई चीज़ पढ़ ली जाए और फूंक दिया जाए चारों कोनों में घर के, कुछ इस तरह से भी? अच्छा, इसमें तो बहुत मुजर्रब एक जो कुरान पाक की सूरह मुबारका सूरह बकरा है, सूरह बकरा की तिलावत घर में वैसे भी होनी चाहिए। मेरा एक मामूल है, मैं अपने सुनने वालों को भी बता देता हूँ कि रात को जब मैं सोने लगता हूँ तो वो मोबाइल मौजूद है तो मोबाइल पे रोज़ाना तिलावत लगाता हूँ और वो तिलावत सुनते सुनते सो जाता हूँ और वो चलती रहती है। यानी एक रात में रोज़ाना तकरीबन वो 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, या इतना टाइम लगता है, वो मुकम्मल हो जाती है। घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करें। सूरह बकरा की तिलावत आपके इन तमाम जितने भी वहम हैं उनको दूर करने के लिए काफ़ी है। जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती है, अब देखिए ना, ये तो कुरान पाक ने अपना, कुरान पाक से हमें हाल मिल रहा है चीज़ों का। सूरह फातिहा पढ़ने वाला, सूरह बकरा पढ़ने वाला, कुरान पाक की तिलावत का तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, लेकिन स्पेसिफ़िक ऐसा घर जिस घर के अंदर आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ जादू के असरात हैं, या आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ पे नज़र बद के असरात हैं, आप वहाँ पे 7 दिन लगातार सूरह बकरा की तिलावत करें और कुछ सदका व खैरात कर दें। सदका व खैरात हदीस मुबारका में है कि बलाओं को टालता है। तो ये 7 दिन का जो आपका मामूल है, ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, और ये ऐसा मुजर्रब है कि जिसको भी सूरह बकरा का ये अमल बताया है उसको दोबारा से शिकायत नहीं हुई ऐसी। फिर साहब, बहुत देर बाद मुलाकात हुई है आपसे, तो मैं चाहता हूँ लाजमी तौर पे एक नात जो है वो आपसे सुनी जाए। जी, क्यों नहीं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, तेरे नाम से टली। मुश्किल जो सर पे आ तेरे नाम से टली। मुश्किल कुशा
तुझ पे दुरूद और सलाम सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अर्श किया दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। गला ख़राब था यार, गला ख़राब था लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छी पढ़ी। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेलकम बैक नाज़रीन, कशी सेहत के सफ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से हमें आपकी बहुत परवाह होती है, कशी को भी अपने नाज़रीन की और अपने कस्टमर्स की भरपूर परवाह होती है। इसी वजह से वक्तन फ़वक्तन हम इस सेगमेंट का अहतमाम करते हैं जिसमें आम तौर पे फैलने वाली बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। ना सिर्फ गुफ्तगू बल्कि उसका इलाज मुआलजा किस तरीके से किया जा सकता है, उससे किस तरह से बचा जा सकता है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से भी गुफ्तगू की जाती है। आज हम ख़ास तौर पर एक ऐसे इशू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो कि बहुत सारे लोग इसके अंदर मुब्तला रहते हैं और किस तरह से उससे छुटकारा पाया जाए। जी हाँ, मेरी मुराद कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन से है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी मर्ज़ है जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और बहुत सारे लोगों में आम तौर पर पाई जाती है और निज़ाम इंहज़ाम ख़राब होने की वजह से या दीगर वजूहात की बिना पर यह मर्ज़ जो है लाहक हो सकती है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है ख़ास तौर पर हकीम अकबर साहब ने, तो वेलकम करते हैं हकीम साहब आपको। हकीम साहब, कब्ज़ होती क्या है, इस हवाले से पहले बताइए। कब्ज़ के मैनी पकड़ और गिरफ्त के हैं। इस मर्ज़ का नाम इसी मुनासबत से रखा गया है चूँकि आंतें बराज को अपनी गिरफ्त में लिए रखती हैं, इसलिए इसे कब्ज़ कहते हैं और अतीबा इसे उम्मुल अमराज से मासूम करते हैं। कब्ज़ का मुस्तकिल रहना बहुत से दूसरे अमराज का बायस बनता है, जैसे कि ज़ोफ़े दिमाग, अल्सर, बवासीर, कुलंज।
लिहाजा कब्ज़ के अजाले की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसका अजाला करना चाहिए। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा अगर कब्ज़ के असबाब के हवाले से बात करें तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसके असबाब में खून की कमी, ज़ोफ़े दिमाग, ज़ोफ़े असाब, हराम मग़ज़ का ज़ख्मी हो जाना, बार बार जुलाबावर अद्वियात का इस्तेमाल, अमराज़ मैदा, अमराज़ जिगर, आंतों में तशन्नुज, आंतों की कमज़ोरी, ज़ियाबीतस या आदतन पखाने को रोके रखना। उसके अलावा मोटापा, शकील, बादी, मुहर्रक और तली चीज़ों का, तेज़ाबियत वाली चीज़ों का, तेज़ाबी ग़िज़ाओं का कसरत इस्तेमाल भी इसका बायस बनता है। इसके अलावा खानों में दूध, दही और पानी की कमी कब्ज़ का बायस बनते हैं। आम जिस्मानी मेहनत मुशक्क़त, दिमागी मेहनत मुशक्क़त भी इसका सबब है। इसके अलावा राशा, सकता, आम जिस्मानी कमज़ोरी, जिस्मानी बाफ्तों की कमज़ोरी, जिस्मानी बाफ्तों की सख्ती, जिस्मानी बाफ्तों में रसौली का होना भी इसका सबब बनता है। अमराज़ अमा जैसा कि आंतों की खुश्की, इसके अलावा बवासीर, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना या सो जाने की आदत, वर्जिश ना करना, सैर ना करना, बढ़ती हुई उम्र भी इसके असबाब में शामिल है। और कब्ज़ की अलामात क्या हो सकती हैं हकीम साहब? रफ़ा हाजत के वक्त ज़्यादा देर और दुश्वारी महसूस होती है। इसके अलावा बड़ी आंत के नीचे वाले हिस्से में बोझ महसूस होता है, मकद पर ख़ारिश महसूस होती है। कब्ज़ की वजह से पेट में हवा भर जाती है, नतीजतन पेट फूला हुआ रहता है, तबीयत सुस्त रहती है और सर में अक्सर दर्द रहता है, डकार आते हैं, ज़बान पर मैली मैली सी दिखाई देती है और मुंह से बदबू आती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात नींद की कमी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना और अगर कभी किसी वक्त पखाना आ भी जाए तो सख्त, खुश्क और कम मिक़दार में आता है। जब ये मर्ज़ बहुत बढ़ जाती है तो फिर पखाने के साथ बाज़ औक़ात खून का आना, बलगम का आना इसकी अलामत में शामिल है। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा वो कौन से अनासर और अवामिल हैं जिनसे कब्ज़ होती है? अमूमन इसमें बसियारखोरी यानी बहुत ज़्यादा खाना, हफ्ज़ाने सेहत के असूलों से दूरी, उसके अलावा बेवक्त खाना, बार बार खाना, बाज़ारी खाने, मुरगन खाने, सैर ना करना, ये इसके असबाब में शामिल है। और कब्ज़ की एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं हकीम साहब, इस हवाले से भी बताइए। खाना कुछ भी खाएं, आहिस्ता, तसल्ली से और चबा चबा कर खाएं। खाना बेवक्त ना खाएं, खाना बार बार ना खाएं और खाने में हर तरह की चीज़ें शामिल होनी चाहिए। ख़ास तौर पर तरजीही बुनियादों पर फल और सब्ज़ियां इस्तेमाल हों, पानी का इस्तेमाल हो, वर्जिश और सैर को मामूल बनाएं, बाज़ारी और गैर मियारी खानों से परहेज़ करें। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा करशी की वो कौन सी मेयारी अद्वियात हैं जो कब्ज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं? छिलका इसबगोल, हब्बे तिनकार, अतरीफ़ुल ज़मानी करशी की अद्वियात में से कब्ज़ के लिए ये बेहतरीन अद्वियात हैं। और छिलका इसबगोल की आपने बात की, इसकी खुसूसियात क्या होंगी? सबसे पहले तो ये माबाद असरात से पाक है। जहाँ ये कब्ज़ को ठीक करता है, तज़ाबियत को दूर करता है, पेचिश में मुस्तर है, वहाँ ये खून से कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करता है, आंतों को नरम करता है, मैदे को रेगुलर करता है। बिल्कुल हकीम साहब, अगर हम छिलका इसबगोल के हवाले से बात करें तो कोई तरकीब या कोई ऐसा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का जिससे बेहतर नताइज मिल सकते हों? बेहतर यह है कि रात सोते वक्त पानी या दूध से 2 चम्मच चाय वाले रोज़ाना खाए जाएं तो इसके बेहतरीन नताइज होंगे। अतरीफ़ुल ज़मानी की खुसूसियात के हवाले से बताइएगा। अतरीफ़ुल ज़मानी कब्ज़ कुशा है। जहाँ ये कब्ज़ कुशा है वहाँ पे मैदा और आंतों को साफ़ रखती है, गंदे और फासद मवाद को का इखराज करती है, दायमी सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम और तबखीर में बहुत मुफीद है। और अगर इसकी तरकीब इस्तेमाल के हवाले से बात करें?
बेहतर यह कि रात सोते वक्त 10 ग्राम नीम गर्म दूध से या पानी से इस्तेमाल की जाए। और कृषि की मावन अद्वियात और कौन कौन सी हैं जिनको इस्तेमाल करने से ये कब्ज़ के लिए मुफीद साबित होंगी? इसके साथ अगर ज्वारश मेदी, हब्बे तनकार, गैस्ट्रोफिल लिक्विड और गैस्ट्रोफिल टेप का इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज़ में बहुत मुफीद और मावन है। बिल्कुल, और हमें पता है कि कृषि की जितनी भी अद्वियात हैं वो सारी गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग से तैयार की जाती हैं, जिसका मतलब है कि नंबर 1 क्वालिटी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हकीम साहब आप अपने अल्फाज में इसके बारे में हमें और बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह कृषि की अद्वियात स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, यानी इनकी तैयारी में हर चीज़ का, नफासत का, शाइस्तगी का इनके लिए भरपूर तवज्जो दी जाती है। और वैसे ये अद्वियात की तैयारी बैनुल अक़वामी असूल और कुछ कानून और ज़वाबित के मुताबिक भी है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कृषि ने अपनाया है। यही वजह है कि मार्केट में कृषि के प्रोडक्ट्स दूसरी प्रोडक्ट्स की निस्बत ज़्यादा मकबूल हैं। यहाँ तक कि इनकी ख़रीदारी, इनके ख़ाम माल, इनकी पैकिंग, तैयारी, हर मरहले पर इसके लिए क्वालिटी टेस्ट मौजूद हैं। इन वजूहात की बिना पर ये प्रोडक्ट्स बहुत मियारी बन जाती हैं। यही मियार गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है। हकीम साहब ये बताइएगा कि कृषि के मसनूआत मिल कहाँ से सकती हैं, इनकी तफसीलात क्या होंगी? कृषि की तमाम अद्वियात हर अच्छे मेडिकल स्टोर से, अच्छी फार्मेसी से दस्तियाब हैं। और अगर हम ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो उसके लिए कृषि ने वेबसाइट दी है, जिसके मुताबिक हर चीज़ को हम विज़िट कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी को, हर दवाई को हम जांच सकते हैं, उनके मतलब मालूमात ले सकते हैं। मंगवाने के लिए कि ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं www.karshihealthshop.com। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत मुफीद मशवरों से आपने हमें आगाह किया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस भी इससे मुस्तफ़ीद हुई होगी। वंस अगेन आपका आ जाने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।